गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अल्माज बेग फ्रॉम भोपाल। आज मैं आपको हॉर्नबिल 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसका लेसन 1 जो हम अपने लास्ट 4 वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसकी रचना खुशवंत सिंह ने की है। इस लेसन पर आधारित टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस को आज हम स्टडी करेंगे। आपके स्क्रीन पर लेसन के कुछ शॉर्ट्स हैं, ये देखिए। In our last videos, we have gone through this lesson and we have already studied these paragraphs. हम इन पैराग्राफ्स को वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ बहुत अच्छी तरह अपने लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, इस टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को अध्ययन करने से पहले इन वीडियोस को अच्छी तरह देखना है ताकि आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। Now we are going to start from here. आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का ही ये पेज है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को पढ़कर आपको क्या समझ में आया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन। और मेंशन का क्या अर्थ होता है? मेंशन का अर्थ होता है बताइए, प्रस्तुत कीजिए। क्या प्रस्तुत करना है आपको? द फर्स्ट थिंग, द 3 phases of the author's relationship. द 3 phases of the author's relationship. जो ऑथर है जिसने कि ये लेसन लिखा है, उनके रिलेशनशिप के 3 फेजेस का वर्णन करना है विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। आपको पता है जब आपने लेसन को स्टडी किया कि ऑथर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए थे, अब्रॉड यानी विदेश गए थे पढ़ने के लिए। तो उससे पहले उनकी दादी माँ जो उनकी ग्रैंड माँ थी, उनके साथ उनके जो संबंध रहे, जो रिलेशनशिप रहे, उसके 3 फेजेस हैं, उनका वर्णन कीजिए, उनको मेंशन कीजिए। Now we are going to focus on the answers of this. Here is your answer. ये आपका आंसर है। इसमें 3 पॉइंट्स में तीनों फेजेस का वर्णन किया गया है। I am going to read the answer for you. आपको ध्यान से सुनना है। जो कठिन शब्द है, नई वोकैबुलरी है, उनके अर्थ आपको लिखते चलना है और उसके बाद उनको याद करने का प्रयास करना है। Your answer is the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are. This is from the question. You can see आपका प्रश्न ऊपर लिखा है। ये पूरी पंक्ति, ये पूरी लाइन जो है ये प्रश्न से ली गई है। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। The first phase is childhood, बचपन. The second phase is boyhood, लड़कपन. And the third phase is early youth, when he was growing young, जब वो बड़े हो रहे हैं, टीन एज क्रॉस करके यूथ में जा रहे हैं, युवा पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। ये तीसरा स्टेज था उनका, उनकी दादी माँ से रिलेशन का। Now I am going to read it for you. अब मैं आपको इसे पढ़ के बताऊंगी। The first phase was childhood, बचपना, जो उनकी दादी के साथ उनका बीता। When he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. जब वो छोटे थे तो दादी माँ ही उनको स्कूल के लिए तैयार करने में हेल्प करती थी और उनको स्कूल तक साथ लेकर जाती थी और वापस लाती थी। दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप। पहला जो रिश्ता, जो नाता और संबंध था वो इस प्रकार था बचपन में। नेक्स्ट स्टेप वॉज बॉयहुड, जब वो थोड़े बड़े हुए। व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, अब वो सिटी में शिफ्ट हो गए, गांव से शहर में आ गए हैं। एंड नाउ ही इज एडमिटेड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और अब वो एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ वो स्कूल बस में जाते हैं तो दादी माँ उन्हें छोड़ने नहीं जाती। He shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his studies. Here also, the author used to live with his grandmother. लेखक जो है वो अपनी दादी के साथ ही रहते हैं, but now दादी माँ does not help much in his studies. ग्रैंडमा जो है वो अब ऑथर की स्टडीज में, पढ़ाई में ज्यादा मदद नहीं करती, क्योंकि अब उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े टफ है, डिफिकल्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, अरिथमेटिक है, हिस्ट्री है, जो कि दादी माँ उनको नहीं पढ़ा सकती। नाउ द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ विच इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन वाज अर्ली यूथ। अर्ली यूथ, युवा पीढ़ी का, युवा दौर का पहले वाला जो दौर था उसके बारे में बताया गया है। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड गए, यूनिवर्सिटी गए। एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उनको खुद को रहने के लिए एक कमरा दिया गया, बट इट इज हिज, given a room of his own, his is the correct word which will come here. The common link of friendship was snapped. Now अब
जब ऑथर बड़े हो गए हैं एंड नाउ ही इज गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, हियर ही हैज बीन गिवन अ सेपरेट रूम, यहाँ उनको रहने के लिए अलग कमरा मिला है एंड नाउ ही इज नॉट इन अ लॉन्गर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर। अब उनकी दादी के साथ उनका ज्यादा रिश्ता नहीं रहा क्योंकि वो जो साथ रहने का रिश्ता था वो ब्रेक हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो, अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। Here is next question before you. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Here you have to mention, सभी प्रश्नों के पहले आपको mention लगाना है। Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed. कि ऑथर की, लेखक की जो दादी माँ थी वो डिस्टर्ब क्यों थी when he started going to the city school. जब ऑथर ने सिटी के, शहर के स्कूल में जाना प्रारंभ किया तो दादी माँ उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, वो डिस्टर्ब थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ऑथर उस स्कूल में पढ़े। Now here is your answer before you. The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are, you can see ये जो 3 लाइन्स हैं ये ऊपर के क्वेश्चन से ही कॉपी गई हैं। The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are, 3 कारण आपको बताना है कि दादी माँ क्यों डिस्टर्ब थी शहर के स्कूल में जब ऑथर को भेजा गया। The first is she hated western science and learning, क्योंकि उनको वेस्टर्न, पश्चिमी विज्ञान से उनको नफरत थी। हेट यानी नफरत करना, तो शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। द सेकेंड रीजन वॉज, दूसरा कारण क्या था जो उन्हें पसंद नहीं था, शी वॉज पेन्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर। उनको इस बात का दर्द था, दुख था कि इन द स्कूल ऑफ सिटी देयर इज नो टीचिंग रिलेटेड टू गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। शहर के स्कूल में ईश्वर और जो स्पिरिचुअल लर्निंग होती है, स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। और जो तीसरा कारण था वो भी हमें मेंशन करना है कि व्हाई वाज दादी माँ डिस्टर्ब। द ग्रैंडमा वाज डिस्टर्ब बिकॉज शी वाज एलर्जिक टू म्यूजिक। व्हेन शी केम टू नो दैट द ऑथर इज बीइंग गिवन म्यूजिक टीचिंग्स इन द स्कूल, जब ऑथर ने उन्हें घर आके बताया था कि दादी माँ आज मुझे स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया गया, तो दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो उनको एलर्जी थी। एलर्जी कहते हैं ना जिस चीज से कुछ तकलीफ हो जाए, तो जब उन्होंने ये सुना कि देयर इज म्यूजिक एजुकेशन इज बीइंग गिवन, तो शी बिकेम एलर्जिक। शी थॉट इट वाज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉक। उनका सोचना था कि जो म्यूजिक है वो डिसेंट यानी सभ्य लोगों के लिए और जेंटल फॉक यानी युवा पीढ़ी जो है उनके लिए नहीं बना है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। और ये एक चाल है, किसकी मोनोपोली है, प्रोस्टिट्यूट्स की और बेगर्स की। बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट के लिए म्यूजिक सूट करता है, ना कि जेंटल फॉक्स और डिसेंट पीपल के लिए, जैसा कि ऑथर स्वयं है। दैट इज व्हाई शी वाज नॉट हैप्पी। ये 3 कारण बताए हैं जिसके कारण दादी माँ सिटी स्कूल भेजने से खुश नहीं थी जब ऑथर सिटी स्कूल गया तब। तो आपको इन पॉइंट्स को याद करना है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज, क्योंकि ये पॉइंट करके दिए हुए हैं। आप एक एक करके पॉइंट को याद करेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड द थर्ड रीजन। नाउ विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन। हियर इज बिफोर यू, आपके सामने स्क्रीन पर है। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. 3 ways के पहले आपको क्या लगाना है, मेंशन लगाना है। मेंशन 3 ways, तीन तरीके बताइए, 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। which the author's grandmother spent her days after he grew up. ऑथर की, लेखक की जो दादी माँ थी, जब उन्होंने अपने दिन बिताए जब वो बड़े हुए, किस तरह उन्होंने उनके दिन बिताए उनके बड़े होने पर। यू हैव टू राइट द आंसर। हियर इज बिफोर यू द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, जब वो बड़े हुए। आफ्टर ही ग्रीव अप का मतलब है ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव, बड़े हुए। जब ऑथर यानी लेखक, जब लेखक बड़े हुए उस समय दादी माँ ने किस प्रकार समय बिताया। द फर्स्ट रीजन इज, द फर्स्ट वे वॉज she lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly.
पूरा बचपन तो ऑथर के साथ बीता था। बड़े होने के बाद जब उन्हें अकेले रहना पड़ा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शी लिव्ड अलोन, अकेले रहने लगी, इन अ रूम, एक कमरे में, एज शी हैड एक्सेप्टेड, और उन्हें स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट करना नहीं स्वीकारना, हर लोनलीनेस क्वाइटली, शांति पूर्वक उन्होंने अपनी तन्हाई को, अपने सिक्लूजन को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, और आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि फ्री समय में ग्रैंडमदर जो थी वो स्पिनिंग करती थी, व्हील को, चरखे को काता करती थी, लेकिन अकेले चरखे को नहीं काटती थी, साथ में वो अपनी प्रेयर्स को बीड्स के ऊपर पढ़ती रहती थी, अपनी प्रार्थना में वो लीन रहती थी, दो काम किया करती थी, टू कीप हरसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। द थर्ड रीजन, इन द आफ्टरनून, शाम दोपहर के समय, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, दोपहर का समय जब होता था तो आधे घंटे के लिए वो स्पिनिंग व्हील से, चरखे से उठकर स्पैरोज यानी चिड़िया पक्षियों को फीड कराती थी, दाना डालती थी। तो these are the three ways in which दादीमा used to keep herself busy। ये तीन तरीके हैं जिनमें दादीमा अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास किया करती थी। Now question 4 is before your screen. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. You have to mention the odd ways. Odd का अर्थ होता है अजीब। ऐसे 3 ways, ऐसे तरीकों को बताइए जो दादी माँ की डेथ से पहले उन्होंने अपनाए। वो बहुत ऑड थे, वो बहुत अजीब थे, वो यूजुअल नहीं थे, ऐसा काम दादी माँ रोज नहीं करती थी, आपको उनको बताना है, उनका जो बिहेवियर था डेथ के एक दिन पहले, उसके बारे में आपको बताना है। एंड हियर इज योर आंसर। जस्ट बिफोर हर डेथ, मृत्यु के जस्ट बिफोर का अर्थ है थोड़ा से समय पहले, बस थोड़ा सा पहले ही, द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, ऑथर की दादी माँ ने उनसे टॉक यानी बात करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट व्हाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम, होम कमिंग सोल्जर्स, और शी लास्ट नाइट, एक दिन पहले डेथ के, उन्होंने प्रेयर करना भूल गई थी क्योंकि वो ड्रम बीट्स बजाकर सॉन्ग्स गा रही थी। शी वॉज बिजी विद द नेबरहुड विमेन, पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित करके वो सिंगिंग में बिजी थी। सिंगिंग है ना, और ओमिट करना है ना, भूल जाना। शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट यानी पिछली रात को वो प्रेयर करना भूल गई थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स एंड सोल्जर्स, जो सिपाही लौट कर आते हैं और उनके जो तारीफ में जो गीत गाए जाते हैं वो ड्रम पर बजाकर गीत गा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और अब उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु समीप है, तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद द फैमिली मेंबर्स, वो परिवार के सदस्यों के साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। एंड शी वॉन्ट्स टू कीप हरसेल्फ बिजी प्रेइंग, वो अपने आप को प्रेयर में लीन रखना चाहती हैं। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट्स, जब घर वालों ने उनको रोका तो प्रेयर करने से, तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना मतलब टाल देना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, और वो पीसफुली, शांति पूर्वक अपने बेड में प्रेयर कर रही है और अपनी जो बीड्स हैं, जो उनकी माला की, जपने की जो माला है, उस बीड्स को पढ़ती जा रही थी। दिस वॉज द लास्ट सीन बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु के पहले का ये लास्ट सीन था। Now here is the last question before you. The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. Now you have to mention the way in which the sparrows expressed their sorrow. लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्पैरोज है, स्पैरो बेटा चिड़िया पक्षी को कहते हैं, जो हमारे घर में सामान्यतः दरख्तों पर, पेड़ों पर उड़कर आती हैं, देसी चिड़िया। तो आपको मेंशन करना है, बताना है कि चिड़िया पक्षी स्पैरोज ने किस प्रकार अपना सौरो कहते हैं दुख को, किस प्रकार अपना दुख व्यक्त किया ऑन द ऑथर्स ग्रैंडमदर्स डेथ, जब दादी माँ की डेथ हुई तो किस प्रकार चिड़िया पक्षियों ने अपने दुख को व्यक्त किया। Here is your answer. आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है। The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. ये पूरा प्रश्न से लिया गया है। पक्षियों ने जिस प्रकार अपना दुख बताया जब दादी माँ की डेथ हुई, वो इस प्रकार है। Thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. हजारों चिड़िया पक्षी silently surrounded the dead body. Silently मतलब शांति से, set यानी बैठे हुए थे,
चारों तरफ सराउंडेड द डेड बॉडी के चारों तरफ चिड़िया पक्षी शांत बैठे थे। नो चिरपिंग, कोई पक्षी चिरप नहीं कर रहा था। देयर वॉज नो चिरपिंग। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड्स टू देम। ऑथर की जो मदर थी, अब दादी माँ तो डेड है, तो मदर ने उनको थ्रू यानी फेंका। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को फेंके। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम। बर्ड्स ने, स्पैरोज ने उनको नोटिस ही नहीं किया, उनको देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरीड ऑफ, जैसे ही ग्रैंड मदर की डेड बॉडी, कॉर्प्स मतलब लाश, डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो सारे पक्षी शांति से उड़ गए। क्वाइटली, शांति से। Thus the sparrows expressed their sorrow. इस प्रकार से चिड़िया पक्षियों ने अपने दुख को व्यक्त किया। तो बच्चों, आपने देखा कि पाठ पर आधारित, टेक्स्ट पर आधारित जो 5 प्रश्न थे, इन सब में आपको मेंशन करना था, बताना था। शुरू के 3 प्रश्न जो थे, उनमें 3-3 रीजंस आपको बताना है। मेंशन 3 वेज, मेंशन 3 वेज, मेंशन 3 वेज का मतलब है 3 प्रकार से बताइए, 3 तरह से आपको बताना था। तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और लास्ट के जो दो आंसर थे, उनमें आपको 3 वेज में मेंशन नहीं करना था, बस एक ही कारण मेंशन करना था। तो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड नाइसली। आपको बहुत अच्छी तरह प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से सुनिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए, उनके अर्थ सुनिए, उनको नोटबुक में नोट कीजिए। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन। जब तक के लिए गुड बाय।